सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये अभी कब मनाया गया। तो आंसर होगा 29 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। और ये दिन उन सैनिकों, पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को सम्मान दिया जाता है इस दिन, जो दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और इस बार की थीम क्या है? शांति का भविष्य और शांति में निवेश, द फ्यूचर ऑफ पीस एंड इन्वेस्ट इन पीस। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशन की शांति सेना का काम उन देशों में शांति बनाए रखना है जहां युद्ध, हिंसा या संघर्ष चल रहा हो। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। मतलब जहाँ पे लड़ाई होती है वहां शांति बनाए रखने में ये मदद करना इनका उद्देश्य होता है। युद्ध रोकने की कोशिश करते हैं, लोगों की सुरक्षा करना, सरकार और जनता के बीच स्थिरता लाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इन्हें अक्सर ब्लू हेलमेट या ब्लू बेरेट कहा जाता है क्योंकि ये नीले रंग का हेलमेट या टोपी पहनते हैं। और भारत का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान आप कह सकते हो, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े योगदान देने वाले देशों में से एक है। मतलब अगर आप देखोगे 1948 से अब तक 2 लाख से ज़्यादा भारतीय सैनिक यूनाइटेड नेशन के इन शांति मिशनों में सेवा दे चुके हैं। और भारत महिलाओं को भी इस शांति मिशनों में भेजता रहता है। 2007 में भारत ने, या यूं कहूँ कि भारत पहला देश बना था जिसने महिला पुलिस दल को यूनाइटेड नेशन शांति मिशनों में भेजा था। ठीक है, तो 29 मई ध्यान रखना। और 29 मई को एक और दिवस होता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ये भी ध्यान रखना। देखो, यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। मेंबर कंट्रीज इसके 193 हैं। सबसे लेटेस्ट बना था साउथ सूडान 2011 में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगीज से हैं। और पहले कौन थे? पहले सेक्रेटरी जनरल ट्रिगवेली थे, वो नॉर्वे से थे। और अभी याद रखना ये पॉइंट भी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पी हरीश है। अब ये डे वाला प्रश्न था, तो लगातार मैं आपको डेज रिवाइज कराता आ रहा हूँ। आज मैं आपको डेज रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन 2-3 डेज आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ ताकि मुझे भी पता चले और आपको भी पता चले कि आपको याद है कि नहीं है। एक तो आप मुझे बताएंगे अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया। फिर आप मुझे बताएंगे कि अभी विश्व थैलेसीमिया दिवस हमने कब मनाया। एक अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमने कब मनाया, ये बताओ। उसके अलावा विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे, ये कब मनाया। ठीक है, ये सिंपल से 2-4 प्रश्न मैंने नॉर्मल आपसे पूछ लिए, इनके उत्तर दो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा निशानेबाजी से। राजा रणधीर सिंह भारत के बहुत बड़े खेल प्रशासक और प्रसिद्ध निशानेबाज थे। और अभी 27 मई को ही इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजा रणधीर सिंह पटियाला के शाही परिवार से आते थे। वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कप्तान अमरिंदर सिंह के चचेरे भाई। खेलों में उनकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो वे भारत के महान निशानेबाज थे, हमने कहा। उन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और यहाँ पे ये गोल्ड लाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने थे। तो ये पॉइंट इनके लिए खास उपलब्धि है। वैसे कुछ और उपलब्धियां इनकी मैं आपको बताऊं, वे 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कई वर्षों तक महासचिव के रूप में भी काम किया। उसके अलावा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष भी बने थे ये। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशियाई ओलंपिक परिषद जैसे बड़े खेल संगठनों में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रह चुके हैं। और सम्मानों में बात करें, अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 1979 में। और अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनके निधन पर सम्मान के रूप में स्विट्जरलैंड के लुसाने स्थित अपने मुख्यालय पर 3 दिनों तक ओलंपिक ध्वज आधा झुकाए रखा था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। और निधन वाला ही प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका हाल ही में 2026 में निधन हुआ। जैसे भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार का निधन हो गया, 100 वर्ष की आयु में, महाराष्ट्र से थे। और मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। अभी 2026 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। यह अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार रहे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। अभी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आप देखते हो, क्या नाम है? तारिक रहमान, वो इन्हीं के बेटे हैं।
पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी का निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्केट अली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में उनको जाना जाता था। और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। डेविड जे फार्बर का निधन हो गया, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको कहा जाता था। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, वे भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? जिम व्हिटेकर, उनका भी निधन हो गया। आशा भोसले जी का निधन हुई, आपको बताइए। कई महत्वपूर्ण सम्मान याद रखना इनसे संबंधित, जैसे पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2001 में, ये सब। एक कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। लद्दाख का शेर इनको कहा जाता था। और अभी लिली दास मलिक, ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, इनका भी निधन हो गया। टेड टर्नर का निधन हो गया, जिन्होंने दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला एक न्यूज चैनल शुरू किया था, CNN नाम से। टेड टर्नर इनका नाम था, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एमपीडा जिसको बोलते हो आप, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पी जवाहर को। इंग्लिश में बोलोगे तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अभी नए चेयरमैन बन गए हैं। कौन? पी जवाहर। और इनका कार्यकाल रहेगा 5 सालों के लिए। और इसकी बात करें मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये भारत सरकार की एक संस्था है जो क्या काम करती है? जो मछलियों और श्रिम्प, जिसे झींगा बोलते हैं, सी फूड तथा जो भी अन्य समुद्री उत्पाद होते हैं, उनके उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक है, एक लाइन में बोलूं तो मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करना इसका मुख्य काम होता है। स्थापना होती है इसकी 1972 में, मुख्यालय कोच्चि केरल में आपको मिलेगा। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है? तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। और इसी के नए चेयरमैन अभी बने हैं, कौन? पी जवाहर इनका नाम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां ही, नियुक्ति वाला प्रश्न है तो नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ, और उसी तरह से देश की पहली खुले तौर पर भी क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई थी मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी साध्वी निरंजन ज्योति। विक्रम दुर्रे स्वामी को चाइना में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। और पेरिया स्वामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया। और बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने दिनेश त्रिवेदी। डॉक्टर संजय तिवारी को राष्ट्रीय दंत आयोग नेशनल डेंटल कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के डायरेक्टर जनरल बने पीयूष आनंद। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने वीर विक्रम यादव। उसके अलावा BPCL के नए CMD संजय खन्ना। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। RBI के भी नए डिप्यूटी गवर्नर बने थे रोहित जैन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलमाकन्नी बने। और बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO रजनीश कर्नाटक के, इनका कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया। और उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO देवदत्त चंद का भी कार्यकाल बढ़ा दिया। ये सरकारी बैंक है तो अपॉइंटमेंट ध्यान रखने हैं हमें। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी अशोक लाहिड़ी जी बने। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में नए डायरेक्टर राजेश कुमार अग्रवाल। एप्पल के नए CEO जॉन टर्नस। रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नए CMD रवि के। और आपको पता है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, लगभग 23 नियुक्तियां हमने रिवाइज की है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में क्यू सेफ समिति का गठन किसने किया? तो आंसर होगा RBI ने। तो RBI ने क्यू सेफ नाम से एक विशेष समिति बनाई है। इसका फुल फॉर्म भी है। क्यू मतलब क्वांटम और सेफ का मतलब हो गया सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इसका काम ये देखना होगा कि भविष्य में आने वाली क्वांटम टेक्नोलॉजी भारत की बैंकिंग और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के लिए कैसे फायदेमंद होगी और इसमें कौन कौन से खतरे पैदा हो सकते हैं। अब पहले बात कर ले क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर, उनके प्रिंसिपल्स पर काम करेगी, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंटेंगलमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन पर ये काम करने वाली है। मतलब आप कुछ सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आजकल जो साधारण कंप्यूटर हम देखते हैं तो उनकी तुलना में ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे वो बहुत तेजी से कठिन गणनाएं
कठिन कैलकुलेशंस कर पाएंगे। सुपर कंप्यूटर्स तो आज हम देखते हैं ये उनसे भी तेज होंगे, तो इनके आने से भी फायदे भी होंगे। फायदे क्या क्या होंगे? बैंकिंग में ये मदद करेंगे, जोखिम का सही आकलन कर पाएंगे, निवेश यानी कि पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में इनकी मदद ली जा सकेगी, आर्थिक मॉडलिंग में, तेज डेटा विश्लेषण में, तो कई जगह इनका इस्तेमाल होगा। लेकिन जहां फायदा है वहां नुकसान भी हो सकता है। यही शक्ति साइबर सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकती है अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। जैसे हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर, उसका आप सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, बिजली बनाओ, गलत हाथ में पड़ गया तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना। तो आरबीआई की चिंता यही है कि आज बैंकिंग में यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, डिजिटल वॉलेट, सबकी सुरक्षा क्रिप्टोग्राफी से होती है। लेकिन भविष्य में शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स आने से इन सुरक्षा प्रणालियों को तोड़ा जा सकता है बड़े आसानी से। तो इसीलिए आरबीआई पहले से तैयारी करना चाहता है ताकि बैंक सुरक्षित रहे, ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रहे और साइबर हमले न हो तो हम उन्हें कंट्रोल कर पाए। तो उसी के लिए ये समिति बनाई गई है कि भैया बताओ इन सब के बारे में, सलाह दो कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आरबीआई की बात कर लें। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसकी सिफारिश होती है ये किसकी सिफारिश पे बनता है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। अभी 4 डेप्यूटी गवर्नर आपको यहाँ पे दिखेंगे, अपडेटेड वाले बता रहा हूँ। श्रेष्ठ चंद्र मुर्मू, अभी रोहित जैन बने, और स्वामीनाथन जानकी रमन। एक महिला डेप्यूटी गवर्नर भी है, नाम है पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है? तो सही उत्तर होगा चंडीगढ़। तो याद रखना, एशियन रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में जो होगा ये होस्ट करेगा चंडीगढ़, और इस बार इसका ये तीसरा एडिशन होगा। इसमें एशिया के लगभग 24 देशों के 250 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। एक्चुअली में पहले ये आयोजन सऊदी अरब में होना था, लेकिन उधर का माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा है, आपको पता है, ईरान, अमेरिका, इसराइल, वो सब रीजन, तो इसीलिए अब इसकी मेजबानी चंडीगढ़ को दे दी गई है। ठीक है, तीसरा एडिशन इस बार का, याद रखना। एक्चुअली में अभी एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी हांगकांग में, और वहीं पे ये फैसला लिया गया। एक्चुअली में उस बैठक में फैसला ये लिया गया था कि भारत को 2 बड़े एथलेटिक्स आयोजनों की मेजबानी करनी। एक तो ये हमने बता दिया कि 2027 में जो एशियाई रिले प्रतियोगिता है ये होगी चंडीगढ़ में, और इसके अलावा 2028 में भुवनेश्वर में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन होगा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखने हैं। 2027 वाला इवेंट ये चंडीगढ़ में होगा, और 2028 वाला ये वाला जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये भी भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है, इसी तरह से कुछ और टूर्नामेंट्स के बारे में आपको रिवाइज कराता हूँ जो भी होने वाले हैं। जैसे कि एक तो याद रखना, 23वां वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में होंगे ये भारत में। भारत में भी कहा? गुजरात के गांधीनगर में। भारत पहली बार इनको होस्ट करेगा। लेकिन उससे पहले जो 22वां संस्करण है ये 2027 में हो जाएगा, वो वाला होगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। अभी आपको बताइए 10वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था, उसको भारत ने भी जीत लिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो अगला वाला 11वां एडिशन होगा 2028 में, वो कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। उसके अलावा अभी 5वें नंबर के एशियन पैरा गेम्स होंगे 2026 में ही, कहां पे? जापान में होंगे। और कॉमनवेल्थ स्कूल शतरंज चैंपियनशिप, ये पहली बार इस तरह का चैंपियनशिप होगा, इसी साल अक्टूबर में होगा। कहां पर? मलेशिया में। और अभी एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 5वां एडिशन होगा, ये भी गोवा में। विश्व योगासन चैंपियनशिप हमने पढ़ा, ठीक है, इसी साल होगा पहला एडिशन, पहली बार होगा। कहां पे? अहमदाबाद में होगा। और इसका मैस्कॉट अभी लॉन्च किया गया था, जो कि एक शेर है जिसको नाम दिया गया वीर। अच्छा, ये और ध्यान में रखना, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पहली बार होंगे, ये इसी साल होंगे जुलाई के महीने में। पहले ये रियाद में होने वाले थे, सऊदी अरब के रियाद में। मैंने कहा उधर टेंशन वाला रीजन हो रहा है, तो अभी इसको शिफ्ट कर दिया गया, अब बोला कि ये पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रियम्फ एट एम्स्टर्डम, ये बुक है, बुक का नाम है, अब इसको लॉन्च किया गया। तो पूछ रहे हैं इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा के अरुमुगम। एक्चुअली में अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, और जो दिलीप तिर्की है, उन्होंने अभी दिल्ली में एक बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है ये इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम। और इस बुक को लिखा किसने है? प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार के अरुमुगम ने।
एक्चुअली में ये जो किताब है, ये जो बुक है, भारत की पहली ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत की कहानी बताती है। जब 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उस समय इन्होंने फाइनल में हराया था, भारत ने किसको? नीदरलैंड को हराया था। तो उसी की कहानी बयां करती है ये पुस्तक। इसके लेखक कौन है? याद रखना, के अरुमुगम। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ओलंपिक में जो गोल्ड लाए थे, पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड कौन लेकर के आए थे? अभिनव बिंद्रा लेकर के आए थे 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें। वो एक शूटर है, याद रखना। अच्छा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है? अ शॉट एट हिस्ट्री। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बोलेंगे तो आप कहोगे नीरज चोपड़ा। उनका संबंध किससे है? भाला फेंक से। अभी टोक्यो ओलंपिक में 2020 टोक्यो ओलंपिक में वो गोल्ड लेकर के आए थे। लेकिन अगर पूछे कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही, मैं गोल्ड मेडल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला, तो आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। वो एक वेटलिफ्टर है और सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था वहां पे वो लेकर के आई थी मेडल। और इसी तरह से पूछ लें कि ओलंपिक में मेडल लाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन रहे, ठीक है, और कौन सा मेडल, चाहे कर्णम मल्लेश्वरी की बात कर रहे हैं, चाहे ये जो ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय केडी जाधव, ये ब्रॉन्ज लेकर के आए थे, कांस्य पदक। तो केडी जाधव जो कि इनका संबंध है कुश्ती से, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में ये पदक लेकर के आए थे, ब्रॉन्ज मेडल। ये हमारा पहला ओलंपिक में मेडल था जो कि एक भारतीय एथलीट के द्वारा लाया गया, ठीक है। अब वैसे प्रश्न तो हमारा बुक से संबंधित है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सारी 2026 वाली रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बुक हमने पढ़ी, हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा इसको। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन को लिखा है विजय गोयल ने। द सेज वुड री इमेजिन हिंदुइज्म को लिखा है डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को धीरज काकड़िया ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को नवीन कुंडू ने। आकाश को जी चंद्रमौली ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को कैलाश सत्यार्थी ने। टाइड्स ऑफ टाइम इसको लिखा सुधा मूर्ति ने। सप्पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल टी एम कृष्णा। अ रोड वेल ट्रेवल्ड को आर के राघवन ने। उसके अलावा द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड मनोज मुकुंद नरवणे जी ने ही। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पूर्व CGI DY चंद्रचूड़। द बेंच द बार द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल को तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल। अपनापन ये पुस्तक है शिवराज सिंह चौहान की, कृषि मंत्री हैं जो। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने लिखा। बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया PP सत्यन ने लिखा है ये बुक, इसके ऊपर है PN पणिकर जिनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक उपन्यास आया, नॉवेल आया बाजार नाम से, इसको लिखा निरंजन देव शर्मा, ठीक है। तो ये सब 2026 की इंपॉर्टेंट पुस्तक व लेखक हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा योगासन। तो अभी जो हमारा खेल मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, तो इस मंत्रालय के अनुसार भारत के अहमदाबाद में, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स आपको बताया 2030 में भारत में होंगे, भारत में भी कहा अहमदाबाद में, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का 100वां वर्ष भी होगा। और अभी यहीं पर कहा कि इसी में योगासन को एक स्वदेशी खेल के रूप में शामिल किया गया है। और वैसे इसी के साथ कुछ और भी भारतीय और स्वदेशी खेल जैसे कि कबड्डी है, खो खो है, मल्लखम्ब है, इनको भी कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। होंगे नहीं होंगे वो भविष्य बताएगा, लेकिन योगासन को तो शामिल कर लिया गया है ऑफिशियली, ये आपको ध्यान रखना है। और योगासन से आपको याद आएगा अभी इसी साल पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होने वाली है, वो भी कहाँ पर होगी? अहमदाबाद में ही हो, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। कॉमनवेल्थ गेम्स की जरा हम बेसिक बात कर लें। जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। आखिरी एडिशन जो 22वां एडिशन है 2022 में हुआ था बर्मिंघम UK में। और जो इस साल होगा 23वां एडिशन, 4-4 साल में होते हैं ना, तो अब 2026 में होगा 23वां एडिशन ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और फिर भारत उसके बाद वाले, मतलब अब अगले 4 साल बाद होंगे 2030 वालों को होस्ट करेगा अहमदाबाद में। और ये दूसरी बार है जब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा है। इससे पहले भारत ने 19वां एडिशन इसका होस्ट किया था 2010 में। और योग से ही याद आ जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं 21 जून को। इस बार इसका आयोजन होगा कोलकाता में। थीम क्या है? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मरणोपरांत दिए जाने वाले पदक, जिसको क्या कहते हैं, डैग हैमरशेल्ड पदक,
किन भारतीय शांति सैनिकों को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। तो ये दो भारतीय सैनिक हैं, लांस हवलदार हरभजन सिंह का नाम याद रखना और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभिमन्युप्रांत डैग हैमरशेल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन शांति सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा करते हुए अपना बलिदान दिया हो। अब आप पूछोगे कि डैग हैमरशेल्ड पदक क्या है, तो आप कहना कि ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक सम्मान है जो उन सैनिकों, उन पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद दिया जाता है जिनकी मौत यूनाइटेड नेशन शांति मिशन के दौरान हो जाती है। इस पदक का नाम डैग हैमरशेल्ड के नाम पर रखा गया है जो संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है स्टैटिक बनके, वो कुछ भी ना पूछे, संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव का नाम बताइए। पहले का तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रिगवेली नॉर्वे से थे। दूसरे का नाम भी याद रखना जिनके नाम पे ये पुरस्कार का नाम है डैग हैमरशेल्ड। अब इन भारतीय सैनिकों की थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि लांस हवलदार हरभजन सिंह, उन्होंने कांगो में यूनाइटेड नेशन का जो शांति मिशन था मोनुस्को, उसमें काम किया। मोनुस्को मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये मिशन अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में शांति बनाए रखने के लिए काम करता है, और वहीं पर इन्होंने काम किया, अपनी सेवाएं दी। जबकि जो दूसरे भारतीय हैं नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, उन्होंने दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशन का जो शांति मिशन था उसमें सेवा दी थी। ठीक है, मतलब इन्होंने तो कांगो में और इन्होंने साउथ सूडान में। अच्छा, एक पॉइंट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, ये आपको मैं साथ में रिवाइज करा रहा हूँ। अभिलाषा बराक का नाम आपको याद आएगा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। इनको अभी वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं वैसे ये। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के बारे में तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। यहाँ पे अवार्ड की बात हो रही है तो अवार्ड से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहे अभी तक। जैसे एबेल पुरस्कार 2026 गार्ड फाल्टिंग को दिया गया, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ, और इसी पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। और अभी 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वीरामुथु को, तमिल भाषा के लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को। 2025 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो गई, तो हिंदी का दिया गया ममता कालिया को उनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को दिया गया उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का जो संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को, जबकि नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया नरेंद्र जी को, उनका संबंध भारतनाट्यम से है। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया किसे, राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा अहमदो अल अमीनो लो। तो अफ्रीकी देश है सेनेगल, और यहीं पर जो राष्ट्रपति है उनका नाम है बस्सिरो दियोमाये, और इन्होंने ही अभी वरिष्ठ अर्थशास्त्री अहमदो अल अमीनो लो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन्होंने स्थान किसका लिया? उस्मान सोनुको का स्थान लिया, जिनको उनके पद से हटा दिया गया था। मैं आपको सेनेगल ले चलता हूँ, आप देख सकते हो मैप में, यहाँ पर ये सेनेगल है, अफ्रीकी देश। कैपिटल डकार होती है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, तो कैपिटल ध्यान में रखना डकार है। अब यहाँ पे इसी तरह से जिन भी देशों में अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे गिनी देश के राष्ट्रपति बने मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटैन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, वियतनाम के नए राष्ट्रपति तोलाम, इराक के नए राष्ट्रपति निजार अहमेदी, और हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैगियार, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रुमेन रादेव, कोस्टा रिका के दूसरी महिला राष्ट्रपति लोरा वर्जीनिया, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार, और इराक के प्रधानमंत्री अली फली कादिम बने। ठीक है, तो इस तरह से 14 देशों में नए जो लीडर बने वो हमने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने किस खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? अभी तो आंसर होगा भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो। तो अभी जो 8वां इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ,
अभी 26 से लेकर 28 मई तक हुआ कहां पर, बंगलुरु, 8वां एडिशन था। वहीं पर पुरुषों की F64 जेवेलिन थ्रो भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल ने 74.82 मीटर थ्रो के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जो था 73.29 मीटर का, जो उन्होंने लास्ट 2022 के एशियन पैरा गेम्स में, और अब उनका लेटेस्ट जो नया रिकॉर्ड बन गया है, विश्व रिकॉर्ड बन गया है, वो है 74.82 मीटर। सुमित अंतिल के नाम कुछ और उपलब्धियां भी हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 गोल्ड जीता, पेरिस ओलंपिक जो 2024 में जो समर पैरालंपिक थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता, मतलब लगातार 2 ओलंपिक में पैरालंपिक में गोल्ड जीत। उसके अलावा 2023 में, 2024 और 2025 के जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिताब जीत, और 2022 के एशियन पैरा गेम्स में उन्हें गोल्ड जीता। ये सब उपलब्धियां इन्हीं के नाम, सुमित अंतिल इनका। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, और इसे सपोर्ट जरूर करना, सपोर्ट करना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, और प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज आपको अवेलेबल हो जाती है कहाँ पर, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण तहत साक्षर राज्य बन गया, कौन सा? आंसर होगा सिक्किम। फिर पूछा था कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया, तो आंसर हो जाएगा असम। फिर पूछा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा, इसे पिंक सिटी रनर योजना भी कहते हैं, कहाँ शुरू की? सिक्किम के गंगटोक में इसको शुरू किया उन्होंने। फिर पूछा अभी विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार किस रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी, तो आंसर होगा स्ट्रोक को। फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है इस बार के? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए। और फिर पूछा देश में असामान्य जनसंख्या बदलाव की स्टडी के लिए गठित हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। और ग्लासगो में अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसके लिए भारतीय दल का शब्द मिशन कैसे बनाया? रोहित राजपाल को। उसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की, इसका संबंध किससे है? आकाश गंगाओं के शहर। और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ये कब मनाया गया? अभी 28 मई को ही। फिर पूछते हैं कि अभी शतरंज में लक्ष्मी नायर ने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया, वो कहाँ से है? तो आंसर होगा बंगलुरु कर्नाटक से। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।